गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार चैनल पे आपको मॉर्निंग डोज पीवाईक्यू दिया जा रहा है, इसको आप फॉलो करें दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण ये सीरीज है। उत्तराखंड जीके पीवाईक्यू, सामान्य हिंदी पीवाईक्यू और जीएस जीके पीवाईक्यू के महत्वपूर्ण सेशन आपको दिए जा रहे हैं और इससे आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज देखेंगे सामान्य हिंदी पीवाईक्यू का पार्ट 8। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है आज का, निम्न में से एकाक्षरी शब्द कौन सा है? देखिए, एकाक्षरी शब्द क्या होता है, द्विअक्षरी शब्द क्या होता है, तीन अक्षरी शब्द क्या होता है, चार अक्षरी शब्द क्या होता है। अगर आपको इसमें भेद जानना है, इनमें अंतर पता करना है, तो आपको YouTube पर हमारी एक वीडियो देखनी होगी। ठीक है, आप सर्च करना एकाक्षरी द्विअक्षरी वीडियो बाय देवभूमि करियर पॉइंट, आपको वो वीडियो दिख जाएगी। मैं कह सकता हूं कि YouTube पर, पूरे YouTube पर चुनिंदा वीडियो मिलेंगे आपको इस टॉपिक पर, एकाक्षरी और द्विअक्षरी में, जिसमें एक वीडियो हमारा भी है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देखकर अच्छे से समझ पाएंगे एकाक्षरी शब्द क्या होता है। ऐसे शब्द जिनको उच्चारित करने में एक झटका लगता है या एक सांस में जो शब्द बाहर निकल जाते हैं मुंह से, उनको एकाक्षरी शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें अगर देखेंगे तो इनमें जो वास शब्द है, वास एकदम निकल जाता है। देखिए, वास ये एकाक्षरी शब्द है। ऐसे मैं बोलूं आपका आप शब्द जो है एकाक्षरी है। आज, ठीक है, आज एकाक्षरी शब्द। कुल, ठीक है, एकाक्षरी शब्द। बाकी द्विअक्षरी, तीन अक्षरी, चार अक्षरी, पांच अक्षरी, छह अक्षरी, जितने भी शब्द होते हैं उनको देखने के लिए वीडियो जरूर देखे सर्च करके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये टॉपिक पूरा आपके समझ में आ जाएगा। यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह क्या है? ठीक है, तो यह लड़का शरारती है, तो इस वाक्य में जो यह प्रयोग हुआ है, आप देख रहे हैं लड़का क्या है, संज्ञा है। ठीक है, लड़का जो है संज्ञा है और संज्ञा से पूर्व किसका प्रयोग किया जा रहा है? यह मतलब यह क्या है, सर्वनाम है। जब भी संज्ञा से पूर्व किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर होता है भाई आपका सार्वनामिक सर्वनाम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सार्वनामिक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे एग्जांपल के मैं बोलूं, यह पुस्तक, ठीक है, यह पुस्तक, इसमें जो यह लगा है ये सर्वनाम नहीं होगा, यह इसमें हो जाएगा सार्वनामिक सर्वनाम, क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। संज्ञा क्या है? पुस्तक है इसमें। ठीक है, इसके अलावा मैं बोलूं वह लड़का, जैसे यहाँ पे था वह लड़का, तो वह लड़का में आप देख पा रहे हैं वह जो है आपका सर्वनाम है, लेकिन किससे पहले लग गया? संज्ञा से पहले, तो फिर ये बन गया आपका सार्वनामिक सर्वनाम। ठीक है, समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अस्तबल की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ठीक है, अब देखिए, अस्तबल का मतलब होता है जहां पे घोड़ों को रखा जाता है, घोड़ों के रहने के स्थान को अस्तबल कहा जाता है। अब अस्तबल की जो बला है वो बंदर के सिर डाली जा रही है, कहने का मतलब कुछ कांड घोड़े ने किया होगा, उसको बंदर के सिर डाला जा रहा है। तो दोष किसी और का और किसी और पे आरोप लगाना, यानी कि किसी का दोष और किसी और पर उसको मरा जाना है। ठीक है, यानी कि किसी ने कांड किया, दूसरे को फंसाया जा रहा है, बेगुनाह आदमी को। ठीक है, तो ये इसका अर्थ होता है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? ठीक है, देशज शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका जन्म देश में ही हुआ। देश में जन्मे शब्द, देश में जन्मे शब्द, ऐसे शब्द जिनका जन्म देश में हुआ है, तो इनको देशज शब्द कहा जाता है। तो दिए गए विकल्प में अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन डी जो है देशज शब्द है। ठीक है, झोला। इसके अलावा अन्य देशज शब्द जो महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि लोटा, लोटा के अलावा थैला, थैला के अलावा पगड़ी, ठीक है, पगड़ी भी देशज है। आपका जूता, जूता शब्द भी देशज शब्द है। ठीक है, डिबिया, डिबिया शब्द भी आपका देशज है। ऐसे आपका खिड़की, खिड़की शब्द, खिचड़ी, ठीक है, और फावड़ा, ठीक है, फावड़ा जो हम यूज करते हैं, और हमारा चूड़ी, जो चूड़ी पहनी जाती है हाथ में, ये सभी हमारे क्या है, देशज शब्द है। मेन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, खासकर आपको देखिए झोला, लोटा, थैला, पगड़ी, जूता, डिबिया, खिड़की, इतना तो याद रहना ही चाहिए। तो देश में जिन शब्दों का जन्म हुआ है, कहाँ पे उत्पत्ति हुई है पता तो चल नहीं पाता, लेकिन ये प्रचलित है भाषा में, इन्हीं को देशज शब्द कहा जाता है। और ऐसे शब्द जो हमने विदेशी भाषाओं से लिए हैं उनको विदेशज या आगत शब्द कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
इनमें से प्रविशेषण कौन सा है? ठीक है, तो प्रविशेषण क्या होता है जान लीजिए। देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताता है उसको तो क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे मैं बोलूं यह साड़ी सुंदर है, तो यह साड़ी सुंदर, सुंदर क्या हो जाएगा आपका? विशेषण हो जाएगा। और मैं यहीं पे बोलूं कि यह साड़ी बहुत सुंदर है, यानी कि विशेषण की भी जो विशेषता बताएगा, विशेषण की विशेषता। ठीक है, ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको कहा जाता है प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण महत्वपूर्ण है। जैसे मैं बोलूं आपका, ठीक है, सचिन अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, सचिन अच्छा खिलाड़ी। अब इसमें अच्छा जो है क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब मैं यहीं पे इस वाक्य को थोड़ा और ज्यादा जोर देता हूं, जिसमें मैं लिखता हूं सचिन बहुत अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आप ध्यान से समझिए। सचिन जी हमारी क्या हो गए? इसमें संज्ञा हो गए, बहुत जो हो गया प्रविशेषण हो गया, अच्छा विशेषण हो गया, खिलाड़ी हमारा फिर से क्या हो गया? संज्ञा हो गया, और है जो है सहायक क्रिया हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं, ठीक है, उसको कहा जाता है प्रविशेषण। ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? ठीक है, तो महादेवी वर्मा की एक रचना है भक्तिन, और भक्तिन जो है आपका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, संस्मरणात्मक रेखा चित्र, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महादेवी वर्मा जी की मैं बात करता हूं, इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को। कहां पे जन्म हुआ इनका? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फर्रुखाबाद यूपी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और देखिए इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो है महादेवी वर्मा की, उसमें है भैया आपका निहार, निहार के अलावा इनका रश्मि, रश्मि के अलावा नीरजा, सांध्य गीत। ठीक है, इसके अलावा सांध्य गीत के अलावा दीप शिखा। ये आपकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं महादेवी वर्मा जी के। और महादेवी वर्मा जी के जो प्रमुख काव्य हैं, इनके सभी काव्यों के संकलन को कहा जाता है यामा। और इसी यामा काव्य संकलन के लिए इनको 1982 में हिंदी के सबसे प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, यामा के लिए ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है हमारी टोटल 25। ठीक है, स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, जिसमें आपका 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इनका जो पांचवा होता है, क में जो होता है हमारा ङ, ठीक है, च वाले में जो होता है हमारा च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये जो पांचवा अक्षर है पंचमा अक्षर, ठीक है, यही होता है पंचमा अक्षर। तो अब यहाँ पर ऑप्शन में जो आपको दिए गए हैं तो साफ पता चला, इसमें म जो है आपका पंचमा अक्षर है। पंचमा अक्षर जो होता है ये अनुनासिक भी होता है। इनको जब हम उच्चारित करते हैं ना, तो इनकी ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे आप बोलिए न, य, ण, न, म, ठीक है, नाक से भी ध्वनि निकल रही है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी में कौन से वर्ण अनुनासिक होते हैं, तो पंचमा अक्षर ऑप्शन में दे देगा, तो ध्यान रखना है आपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संसद शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, तो संज्ञा के भेद मैंने आपको पढ़ाए हैं रिवीजन क्लास महाकुंभ में, आप देख लो यूट्यूब पर फ्री में है। उसमें मैंने आपको बताया है संसद जो है, देखिए भैया आपका सांसदों का एक समूह है। संसद में आपका राज्यसभा भी होती है, लोकसभा भी होते हैं, और उसमें सांसद होते हैं। तो जहां पर एक समूह का बोध होता है वहां पर हमेशा होता है समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। इसके अन्य एग्जाम्पल है जैसे कि परिवार, परिवार भी समूहवाचक संज्ञा है। इसके अलावा कक्षा, कक्षा में बच्चे होते हैं, समूहवाचक संज्ञा है। सेना, सेना समूहवाचक संज्ञा है। इसके अलावा पुलिस, पुलिस भी समूहवाचक संज्ञा है। भीड़, भीड़ मतलब समूह आ रहा है, कम्युनिटी। ठीक है, ये सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ेंगे।
निम्न में से आगत शब्द कौन सा है? तो मैं आपको बता चुका हूं, आगत शब्द होते हैं विदेशज शब्द, ऐसे शब्द जो विदेशों से आए हैं, ठीक है। विदेशज शब्द को ये आगत शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोपहर, दुर्वा, तुंत, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है अखबार, ये एक आगत शब्द है, ठीक है। और अखबार किस भाषा का शब्द है? तो अखबार आपका अरबी भाषा का शब्द है, न्यूज़पेपर, अखबार, ठीक है। तो ये आपका आगत शब्द है। तो हिंदी में बहुत से आगत शब्द हम प्रयोग करते हैं जो कि अरबी भाषा से, तुर्की भाषा से, फारसी भाषा से, पुर्तगाली भाषा से, पश्तो भाषा से, फ्रेंच भाषा से, जापानी और चाइनीज, बहुत से शब्दों का हमारे हिंदी में प्रयोग होता है, ठीक है। निम्न में से शेखर जोशी जी की रचना कौन सी है? तो देखिए शेखर जोशी जी उत्तराखंड के एक प्रमुख साहित्यकार हैं भाई। शेखर जोशी जी का जन्म हुआ था 10 सितंबर 1932 को। कहां पे हुआ था? ओलिया गांव। ओलिया गांव कहाँ पे है भाई? तो ओलिया गांव है हमारा अल्मोड़ा में, ठीक है। तो ओलिया गांव अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था शेखर जोशी जी का, ठीक है। अब यहाँ पर जो विकल्प दिए गए इनमें शेखर जोशी जी की रचना हो जाएगी कोसी का घटवार, ठीक है। कोसी का घटवार कहानी आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है। कोसी के घटवार में हमारा एक अधूरी प्रेम कहानी का जिक्र है, जिसमें एक फौजी होता है, ठीक है। तो फौजी और फौजी जिससे प्रेम करते हैं उन दोनों की शादी इसमें नहीं हो पाती है। लेकिन संयोगवश क्या होता है, जब फौजी वापस आता है फौज से रिटायर होके पेंशन, तो वो अपना एक घट खोलता है। घट मतलब कोसी नदी के किनारे एक चक्की खोलता है पानी वाली, ठीक है, जिसको घराट भी बोलते हैं। अब एक दिन वहां पर इसकी प्रेमिका आ जाती है जिसका विवाह किसी और से हो चुका होता है, हालांकि वो विधवा हो चुकी होती है। तो इसकी चक्की में जब वो आते हैं तो इस व्यक्ति को अपने पुराने दिन याद आते हैं, ठीक है। तो बड़ी ही अच्छी कहानी है कोसी का घटवार, और जिस हिसाब से इन्होंने पूरा लिखा है ना संवाद, शेखर जोशी जी ने, पढ़ने में बड़ा आनंद आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा शेखर जोशी जी की अन्य रचनाएं हैं मेरा पहाड़, मेरा पहाड़, ठीक है। मेरा पहाड़ के अलावा साथ के लोग, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, साथ के लोग, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आपका इनकी रचना है एक पेड़ की याद, एक पेड़ की याद, हलवाहा, हलवाहा, ठीक है। नौरंगी बीमार है, नौरंगी बीमार है। और एक मेरी वन ऑफ द फेवरेट और कहानी दाजू, ठीक है, दाजू। तो दाजू कहानी में भी दिखाया गया है दोस्तों किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स आता है जब एक व्हाइट कॉलर जॉब वाले को एक पहाड़ी बच्चा दाजू कह के बुलाता है एक रेस्टोरेंट में, ठीक है। तो ये कहानी भी कहीं ना कहीं टच करती है यार, अगर किसी ने स्ट्रगल फेस किया है सिटी में जाके, जॉब फेस जो होता है प्राइवेट का वो फेस किया होगा, या कभी घर से कोई बच्चा भाग जाता है बाहर जॉब करता है, तो उस पे बड़ी ये कहानी अच्छी है, ठीक है, दाजू कहानी। तो इसमें भी मदन होता है, इसमें जगदीश बाबू होते हैं, तो बड़ी ही अच्छी कहानी है ये, ठीक है। कोसी की गढ़वार में भी जो नायिका है उसका नाम लक्ष्मा होता है, ठीक है, लक्ष्मा नायिका होती है इसमें। एंड जो इसमें जो सिपाही हैं, जो फौजी भाई होते हैं, फौजी भाई का नाम आई थिंक गुसाई होता है इसमें, ठीक है, गुसाई। फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लेना गूगल पे, जहां तक मुझे याद है गुसाई भाई होते हैं, गुसाई सिंह, ठीक है। तो गुसाई और लक्ष्मा की अधूरी प्रेम कहानी है ये, और बड़े अच्छे ढंग से पिरोया है शेखर जोशी जी ने। अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पे हिंदी में वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है। और रचना के आधार पे मैं आपको बता चुका था लास्ट टॉपिक में, रचना के आधार पे 3 भेद होते हैं, रचना या बनावट के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पे 3 भेद। कौन कौन से 3 भेद? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पे 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है विधानवाचक वाक्य, ठीक है, विधानवाचक वाक्य। अगला होता है आपका निषेधवाचक वाक्य, ठीक है, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, आज्ञावाचक के बाद विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक, ठीक है। उसके बाद हमारा संकेतवाचक, संदेहवाचक, कितने हो गए? 6 हो गए। अब बच गए आपका प्रश्नवाचक, एंड लास्ट आपका हो जाएगा इच्छावाचक, ठीक है। तो ये हमारे 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पे वाक्य के, ठीक है। अच्छे से इनको देख लेना, पढ़ाया है मैंने यूट्यूब पर भी। डिंगल पिंगल का संबंध किससे है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, पूर्व एग्जामों में पूछा गया किसी, डिंगल पिंगल किससे संबंधित है? तो डिंगल और पिंगल जो है भाई आपके ये राजस्थानी साहित्य से संबंधित भाषा शैली है, राजस्थानी साहित्य से संबंधित भाषा शैली है ये, ठीक है। तो डिंगल जो है आपका, ये डिंगल शब्द जो है पश्चिमी, जो पश्चिमी राजस्थानी साहित्य, ठीक है, इसी में लिखा गया है।
डिंगल में। और जो पिंगल है इसमें पूर्वी राजस्थानी साहित्य, पूर्वी राजस्थानी साहित्य देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है भैया डिंगल पिंगल। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आयोग पूछ लेता है जो काफी बच्चे को पता नहीं होता। ये जब ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक आज ये क्वेश्चन जो आया है ये 2021 वाली किसी परीक्षा का है, फॉरेस्ट गार्ड या किसी अन्य परीक्षा में ये आया था, मुझे अभी भी याद है। तो काफी बच्चों को पता ही नहीं था क्योंकि बहुत डेप्थ में बच्चा पढ़ता नहीं इस चीज को। ठीक है, जैसे डिंगल पिंगल होता है। और इसके अलावा जब हम क्षेत्रीय बोलियां पढ़ते हैं तो क्षेत्रीय बोलियों में जो विशिष्ट बोली है उसके लिए कुछ अन्य शब्द भी प्रयोग होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं कई बार। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ना आवश्यक है। सीलबंद कैसा शब्द है? सीलबंद। ठीक है, सील। तो सीलबंद शब्द देखिए, सील जो है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। सील जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बंद जो है आपका कौन सी भाषा का शब्द है? तो हिंदी भाषा का शब्द है। तो मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया था, दो भाषाओं से आए हुए शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसको कहा जाता है संकर शब्द। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो सीलबंद शब्द है हमारा संकर शब्द। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है? तो साफ पता चल रहा है निहधन संदेह, निसंदेह। निसंदेह में आपका कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग, क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है उसमें। ठीक है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की पहचान क्या है? तो विसर्ग संधि की पहचान होती है दो डॉट। ठीक है, इनको ही विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, अनुस्वार जो होते हैं इनको विसर्ग भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए मैंने आपको हमेशा एक ट्रिक दी है। जब भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द ज्ञात करना हो तो इस ट्रिक का मतलब इस ट्रिक को कैसे उपयोग करना है कि जो भी शब्द दिया है उसके आगे आप विशेषण लगा के देखो। विशेषण लगा के देखो तो 90% ये ट्रिक काम करेगी, क्योंकि कुछ शब्द अपवाद होते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग में। जैसे दही जो शब्द है, दही वैसे तो लगता है स्त्रीलिंग है, लेकिन दही जो है खट्टा है। दही खट्टा है बोलते हैं, खट्टी है नहीं बोलते। तो दही आपका पुल्लिंग होता है। ठीक है, ऐसे कुछ स्त्रीलिंग जो हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं वास्तव में। तो 90% ट्रिक काम करते हैं। जैसे मैं बोलूं अच्छा आच्छादन, ठीक है, अच्छा आच्छादन, तो ये आपका सही बैठ रहा है, तो ये आपका पुल्लिंग है। ठीक है, अच्छा आज्ञा, अच्छा आज्ञा दीजिए, या अच्छा आज्ञा पालन करना अच्छा है। ठीक है, मात्र तो अच्छा। ठीक है, लगा के देखिएगा, सभी में अच्छा विशेषण में लगा के देख रहा हूं तब आपको क्लियर होगा। आदेश अच्छा। ठीक है, तो देखिए यह आज्ञा अच्छी है, यह आज्ञा अच्छी है, आच्छादन अच्छा है, मात्र तो लाभ अच्छा है, यह आदेश अच्छा है, यह आज्ञा अच्छी है। आज्ञा में अच्छी आ रहा है, अच्छा यहां पे सूट नहीं कर रहा, या आप आगे भी लगा के देखो अच्छा। ठीक है, अच्छी, अच्छी यहां पे जो शब्द है वो यहां पे सूट कर रहा है। आज्ञा का अच्छी तरह पालन होना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह आज्ञा का पालन होना चाहिए। अगर मैं आगे भी रख रहा हूं तो फिर भी अच्छी तरह सही जम रहा है। तो बी जो ऑप्शन हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें पुल्लिंग है सभी। तो ऐसे आप ट्रिक लगा के देखें, और कई बार आप अकारांत और इकारांत का भी ट्रिक लगा के देखेंगे तो उससे भी पता चल जाता है। उंगली का तद्भव रूप क्या है? ठीक है, अंगुली का तद्भव रूप इसमें पूछा जा रहा है। तो अंगुली का तद्भव रूप हो जाएगा दिए गए विकल्पों में आपका। ठीक है, अंगुली का तद्भव हो जाएगा इसमें अंगूरी, ऑप्शन बी होना चाहिए इसमें। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, अंगूरी नहीं होगा, ये माफ कीजिएगा, इसका होगा उंगली। ठीक है, उंगली, अंगुली का तद्भव हो जाएगा उंगली। ठीक है, अंगुली जो है शब्द, इसका अगर मैं तद्भव बोलूं तो ये हो जाएगा उंगली। ठीक है, उंगली। तो ऑप्शन ए होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, ना कि बी, माफ कीजिएगा, त्रुटि के लिए खेद है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। परिमाणवाचक किसका भेद है निम्न में से? ठीक है, तो परिमाणवाचक मैं आपको पढ़ा चुका हूं लास्ट टॉपिकों में भी। तो परिमाणवाचक का मतलब होता है आपका जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नापतोल का परिमाण बताते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो परिमाणवाचक किसका पहचान है? विशेषण की। क्योंकि विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसी को विशेषण कहते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल है, जैसे कि 2 किलो बोलते हैं हम, 2 किलो। ठीक है, इनकी परिमाण होता है जहां पर, या मैं बोलूं आपका 4 गज, 4 गज जमीन बोलते हैं। ठीक है, या बोले हम 10 लीटर पानी, 10 लीटर पानी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं ये आपका परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
अयोगवाह वर्णों का प्रयोग कहाँ पर होता है? वर्ण होना चाहिए, वर्ष नहीं होगा, वर्ण होगा। तो इनमें से अयोगवाह जो वर्ण होता है कहाँ पर प्रयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अनुस्वार और अनुनासिक रूप में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अनुस्वार और अनुनासिक रूप में अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है देखिए, अन्वय का अर्थ क्या होता है हिंदी में? ठीक है, तो अन्वय जो होता है हिंदी में शब्दों का तार्किक या तर्कपूर्व क्रम जो होता है, शब्दों का तार्किक तार्किक क्रम भी बोल सकते हैं। ठीक है, शब्दों का तार्किक क्रम या शब्दों का तर्कपूर्व क्रम, ठीक है, या तर्कपूर्ण क्रम। ठीक है, मतलब जो भी हम हिंदी में शब्द लिखते हैं उनको एक क्रम से लिखते हैं ना। जैसे कि आप मान लीजिए पहले किसी भी शब्द में कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है, फिर सहायक क्रिया आती है। यानी कि शब्दों का एक तार्किक क्रम होता है या शब्दों का एक तर्कपूर्ण क्रम होता है, इसी को अन्वय कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं इसमें ऑप्शन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाक्य की जो अनुरूपता होती है, शब्दों के एक तार्किक क्रम से ही वाक्य को एक अनुरूपता मिलती है। वाक्य एक मतलब बोल सकते हैं कि सार्थक मतलब अर्थ देता है ना, मतलब कुछ अर्थ सही निकलता है सब वाक्यों का। नहीं तो अगर शब्द ऊपर नीचे हो जाएंगे, पहले हम क्रिया यूज कर रहे हैं, कर्ता या कर्म को लास्ट में यूज करें, तो उससे क्या होगा कि पूरे वाक्य का ही क्या हो जाएगा, उलटफेर हो जाएगा। वाक्य मतलब बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो जाएगा, बिगड़ा हो जाएगा। तो वाक्य की अनुरूपता को ही अन्वय कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? देखिए नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो सरस्वती का पर्यायवाची देखिए आपका यहाँ पे वीणा पाणी होता है, शारदा भी होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका वाणी भी होता है। ठीक है, और सरस्वती का अन्य जो पर्यायवाची है वो हो जाता है आपका ज्ञानदा, ज्ञान देने वाली सरस्वती माँ। उसके अलावा महाश्वेता, ठीक है, महाश्वेता भी जो है सरस्वती का ही पर्यायवाची है। उसके अलावा हंस वाहिनी, यानी कि हंस पे जो वाहन, जिसका हंस वाहन के रूप में प्रयोग होता है। उसके अलावा देखिए भारती, भारती भी हमारे किसका पर्यायवाची है? सरस्वती जी का। ठीक है, तो सरस्वती माता के इतने पर्यायवाची हैं। तो दिए गए विकल्पों में जो कमला है, कमला जो हमारा है ये आपका लक्ष्मी माँ का पर्यायवाची है। ठीक है, जब आपको सरस्वती अच्छे से आप ग्रहण करेंगे तो लक्ष्मी आपके घर में निवास करने लगेगी। यानी कि जब अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे, जॉब लेंगे, तभी तो आपकी सैलरी आएगी ना। तो देखिए सरस्वती माँ को तो खुश करना ही है पढ़ाई करके। उसके अलावा आपको सरस्वती माँ जब प्रसन्न होंगी तो लक्ष्मी माँ स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। ठीक है, अब लक्ष्मी माँ के भी पर्यायवाची देख लो फिर। तो लक्ष्मी माता के पर्यायवाची होता है आपका, एक तो कमला हो गया, यहाँ पे दिया है। इसके अलावा देखिए पद्मा, पद्मा भी इनका पर्यायवाची है। ठीक है, इसके अलावा विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया, ठीक है, ये भी इनका पर्यायवाची है। इसके अलावा पद्मासना, ये भी आपका माँ लक्ष्मी का पर्यायवाची है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सरस्वती और माता लक्ष्मी के पर्यायवाची आपको अच्छे से यहाँ पे कवर हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहीं पे आप देखिए सेशन को मैं समाप्त करूंगा। ये था हिंदी पीवाईक्यू पार्ट 8। ऐसे ही जो पीवाईक्यू सीरीज है, मॉर्निंग डोज है, ये कंटिन्यू रहेगा दोस्तों आपके सभी एग्जाम आने तक। तो इस सीरीज को आप जरूर फॉलो करें। जब तक हम 5-6 सालों के सभी पेपरों के क्वेश्चनों को समाप्त नहीं कर देंगे तब तक ये सीरीज कंटिन्यू होते रहेगी। उसके बाद फिर मैं अदर स्टेट के पीवाईक्यू भी शुरू करूंगा आपके लिए। जो अदर स्टेट में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुए उसमें हिंदी जो पूछी गई है, जीएस जो पूछी गई है, और मॉर्निंग डोज पीवाईक्यू जो उत्तराखंड वाले हैं उसमें फिर हम उत्तराखंड के चैप्टर वाइज टेस्टों को भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा इस क्लास से। और मॉर्निंग में क्लास पढ़ने से आप मानिए दोस्तों आपका दिन बेहतर हो जाता है। ठीक है, चीजें बहुत लंबे समय तक आपको याद रहती हैं। तो चलिए यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। और हमेशा की तरह बोलना चाहूंगा यार, कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं। अधिक से अधिक तो आप जितने लगा पाएंगे वो बेहतर है, और बहुत ही अच्छा आपका उपकार होगा इस धरती पे और आने वाली पीढ़ी के लिए। बाकी कम से कम एक पेड़ तो अवश्य लगाएं अपने जीवन में, और उसकी देखभाल करें, देखरेख करें अपने फैमिली मेंबर की तरह। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट सेशन में। बाकी यार देखिए एप्लीकेशन स्टोर पे सभी कोर्सेज पे 20% ऑफ चल रहा है, फुल डे ऑफर चल रहा है 20 मार्च तक। तो जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं, फुल कोर्स हो, टेस्ट सीरीज हो, मॉक टेस्ट हो, तो इस ऑफर कूपन कोड का लाभ उठाएं। ठीक है, 20% का लाभ सभी लोग उठाएं फिर, क्योंकि कूपन कोड अब आएगा नहीं बहुत लंबे समय तक। और आपका नेक्स्ट वीक तक पुलिस कांस्टेबल और अन्य जो भी टेस्ट सीरीज है फुल लेंथ वाली वो लॉन्च हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका इंतजार खत्म होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।